24 और मैं हूं इंदु पात्रा। और जैसा कि दर्शकों, हमारी टीम लगातार आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप इस बढ़ते संक्रमण में अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सख्त लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, प्रशासन दिखी चुस्त। पुलिस कर्मियों के लिए 30 बेड वाला आइसोलेशन सेंटर का एसएसपी ने किया उद्घाटन, विभाग को मिली राहत। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कार्यालय पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सख्त लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। सड़कें भी वीरान नजर आई। वहीं प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दिखी। जहां बिना काम के लोग सड़कों पर इधर उधर चहलकदमी करते नजर आ रहे थे, वहीं अब इस लॉकडाउन के तहत लोगों पर इसका साफ असर दिखाई पड़ने लगा है। वहीं अब पुलिस के द्वारा लोगों से ही पास की मांग भी की जा रही है, जिसके कारण भी लोग घर में दुबके पड़े हैं। शहर में लगातार अपने 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल पुलिसकर्मी भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं, जबकि अस्पताल में बेड की कमी भी देखी जा रही है। इसी कमी को पूरा करते हुए जिला पुलिस ने प्रशासन और मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से गोलमुरी पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन को कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया, जहां सोमवार को एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने इसका उद्घाटन कर पुलिस कर्मियों को समर्पित कर दिया। इस आइसोलेशन सेंटर में 30 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 12 बेड महिलाओं के लिए और 18 बेड पुरुषों के लिए उपलब्ध किए गए हैं। साथ ही 15 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि विभाग को एक आइसोलेशन सेंटर की आवश्यकता थी। इसके बन जाने के बाद काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हमारा जमशेदपुर पुलिस लाइन में ठीक है, हम लोगों को 30 बेडेड वाला जो आइसोलेशन सेंटर है उसका हम लोग आज चालू कर रहे हैं। और पुलिस के लिए 18 हम लोग रिजर्व किए हुए हैं और इसमें करीब 15 जो हम लोगों का है वो ऑक्सीजन युक्त बेड है। इसमें बेसिकली ये है कि हम लोगों को अभी फ़िलहाल इसके जो सर्विंग और रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, यदि उनका परिवार कहीं संक्रमित होता है तो उन लोगों के लिए हम लोग की सुविधा और जिसमें जो खाना पीना का जो अरेंजमेंट है वो हमारा पुलिस एसोसिएशन, पुलिसमैन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। उनको मुफ्त में उनके अपने वेलफेयर फंड है, उसी से वो लोग कर रहे हैं पानी का और साफ़ सफाई का। और इसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग इनको लिए हुए हैं। और इसमें जो फ्लो मीटर हो गया, प्लस उसके बाद आपका जो मास्क वगैरह है वो मारवाड़ी युवा मंच जो जमशेदपुर है उनके द्वारा हम लोग को सहयोग मिला है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि जो भी अभी पुलिस परिवार में यदि किसी का कोई आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ेगा तो वो आके रह सकते हैं। और फिलहाल जो प्रारंभिक तौर पर हम लोग को ज़रूरत है ऑक्सीजन नेसेसरी का, वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिखता है। यदि कहीं हमको हायर सेंटर में उनको ट्रांसफ़र करना है तब भी हम लोग आधा 1 घंटे के लिए हम लोग उनको अपने एम्बुलेंस में ले जाके उनको एडमिट करने की ताकत हम लोग के पास अभी आया हुआ है। और इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हम लोग एक टीम बनाए हुए हैं। खाना का जो क्वालिटी प्लस उसका प्लस मेंटेनेंस का और बाकी चीज़ का डीएसपी लेवल का ऑफिसर का हम लोग इसमें जिम्मा किए हुए हैं। और ये पुलिस परिवार के लिए छोटा सा लेकिन अहम भूमिका निभाएगी। यदि थर्ड वेव में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम लोग इसको मदद हम लोग ले सकते हैं। और भी खोले जाएंगे सर इस तरह का? अभी फ़िलहाल हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास मेडिकल मैन पावर है बहुत कम है, हमारे पास जो है फार्मासिस्ट है, डॉक्टर एक ही हैं जो एक्सपर्ट नहीं है इसमें, फिर भी वो हम लोग को सहयोग करते हैं। तो बेसिकली ये एजुकेशन पर्पस और ये सिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम उन्हीं लोगों के लिए है। यदि कोई ज़्यादा दिक्कत है तो उनको हम हायर सेंटर रेफर करना होगा। ये बेसिकली अपने परिवार के बीच में तो लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और यदि कोई पुलिस ऑफिसर है उनके क्वार्टर में नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं परिवार से, तो उनके लिए सुविधा बना दिया है। सर महिला नहीं, महिला ऑफिसर या कर्मी के लिए हम लोग सेपरेटली हमारा पुलिस क्लब है, 2 क्वार्टर को ज्वाइन करके बनाया गया है। उसमें टोटल 12 जो है ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ भी हम लोग कभी शुरू करवाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। और यदि कोई परिवार संक्रमित है तो उनको एक अलग परिवार को भी शिफ्ट करने के लिए हम लोग जगह तैयार करके रखे हुए हैं। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव परिणाम तक सुर्खियों में रहने वाला राज्य पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के कमान संभालते ही नारदा केस में उनके मंत्री के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू हो गई है, जिसके मद्देनज़र सोमवार को सीबीआई ने नारदा मामले में आरोपी फिरहाद हकीम, सुबर्त चटर्जी, सोवन चटर्जी
और मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 9 मई को ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के इन चारों नेताओं के खिलाफ केस चलाने की इजाज़त दी थी। वहीं इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आक्रोशित नजर आईं और सीबीआई ऑफिस में जाकर खुद को गिरफ्तार करने की बात कही। साथ ही उनका यह भी कहना था कि टीएमसी के नेताओं को ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन और कोरोना वर्कर्स का दर्जा देने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकार की मेहनत और समाज के प्रति निष्ठा हर जनमानस और सरकार को हर खबर से रूबरू करवाती है। इसीलिए इस कठिन परिस्थिति में सरकार को भी पत्रकारों का साथ देना चाहिए। साथ ही पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिक रूप से सरकार को अपने कार्य में शामिल करना चाहिए। आज बहुत बहुत आप सबको हमारी ओर से धन्यवाद। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और राज्य के मुख्यमंत्री को अपने ट्वीट के माध्यम से उनको टैग करके हमने उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया है कि झारखंड में बड़ी संख्या में पत्रकार इस कोरोना के काल में कोरोना के कारण लोगों की मृत्यु हो गई, पत्रकारों की, क्योंकि पत्रकार कठिन से कठिन जगहों में जा कर के घुस करके और जानकारी को समाज के बीच लाने का काम करते हैं, यानी वो जोखिम भरा काम करते हैं। जैसे जो शेष कोरोना वॉरियर्स है वैसे ही पत्रकार भी काम करते हैं और अल्प वेतनभोगी ये कर्मचारी होते हैं, कोई बहुत अधिक वेतन भी नहीं मिलता है। इसलिए हमने सरकार से यह मांग किया है कि भाई आप एक तो पत्रकारों को कोरोना वॉरियर सरकार घोषित करें, फिर जो पत्रकार जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना के कारण उनके परिवारों को भी राहत उपलब्ध करावे और फिर उनके बच्चों की पढ़ाई की भी सरकार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस ये पत्रकार एक ऐसे लोग होते हैं, लोकतंत्र में इसको चौथे स्तंभी मीडिया को कहा जाता है, और ये लोगों ने इस संकट की घड़ी में भी बखूबी अपने काम को करते हैं। इसलिए मैं फिर से सरकार से यही कहूँगा कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स सरकार घोषित करे और उनकी टीका भी प्राथमिकता के आधार पर उनके परिवारों को मिले, जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स को पहले दी गई थी। इसकी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बताते चले कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में रोड के किनारे अचानक एक वृद्ध व्यक्ति जो साइकिल से जा रहा था वह अचानक गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे घर पहुंचाने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय प्रभारी संजय तिवारी के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जबरन 18+ युवाओं को वैक्सीन दिलवाने मामले में बीजेपी कड़ी आपत्ति जता रही है, जिसके मद्देनजर भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने एसएसपी से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। देखिए, पिछले दिनों 11 तारीख को कदमा न्यू फार्म एरिया में 45 ईयर्स से अबव का वैक्सीनेशन चल रहा था और सरकारी आदेश के अनुसार 45 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा था। उस वैक्सीन सेंटर में पश्चिम के विधायक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जिनके हाथ में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर है, उनके कार्यालय प्रभारी संजय तिवारी जी आते हैं और वैक्सीनेशन का काम कर रही एएनएम नेहा कुमारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं कि वो 45 वर्ष से कम के आयु के लोगों को वैक्सीन दे। वो वैक्सीन देने को मना करती हैं। उसके बाद वहां उपस्थित कंप्यूटर ऑपरेटर से वो बकझक करते हैं। वहां के कर्मचारी
जब जिला के कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद जो इंसिडेंट कमांडर हैं, उनको जब सूचना दी जाती है, वे वहां पहुंचते हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि कार्यपालक दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर के होते हैं। उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, ठेला ठेली की जाती है। इस कोविड महामारी के समय जब हम स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान के रूप में पूज रहे हैं, उनकी सेवा को हम नमन कर रहे हैं, एक और हम उनका सम्मान कर रहे हैं, और हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के लोग उनके कार्यालय प्रभारी के उपस्थिति में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। 11 तारीख को ही चंद्रदेव प्रसाद जी के द्वारा कदमा थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। उस एफआईआर में बकायदा नॉन अवेलेबल धारा 353 दर्ज किया गया है। 11 तारीख की घटना, आज 17 तारीख हो गई, कोई भी अधिकृत कार्रवाई की जानकारी अभी तक नहीं है। आज हम लोगों ने एसएसपी महोदय से एक मांग पत्र दिया है कि उस घटना का अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, यह आम जनमानस को पता चलना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस के अंदर इस कुव्यवस्था का काफी आक्रोश है। जो लोग वैक्सीन दे रहे हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को 8 घंटे वे वैक्सीन दे रहे हैं, उनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यह शर्मसार है, ये राजकीय शर्मसार है। ये मांग पत्र आज हम लोगों ने माननीय सीनियर एसपी साहब को सौंपा है। कोरोना वायरस की दूसरे लहर के कारण जहां एक तरफ आम लोग परेशान हैं, वहीं राजनीतिक गलियारे में भी इस कोरोना ने काफी हलचल मचा रखा है। आपको बताते चले कि राजनीतिक जगत में भी कोरोना के कारण लगातार शोक की खबरें सुनने को मिल रही है। इसी कड़ी में कोरोना के कारण कांग्रेस के सांसद राजीव सातव का निधन हो गया। बता दें कि महाराष्ट्र के हिंगोली से यह लोकसभा सदस्य भी थे, जिनका अंतिम संस्कार हिंगोली में ही उनके पैतृक गांव में आज किया गया। इधर बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के सामने गुरुवार की शाम चाकूबाजी की घटना घटी थी, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और मामले की निष्पक्ष रूप से जांच कर दोषियों पर उचित कार्यवाही की मांग की। मेरा प्रियंका शर्मिला देवी और हम नाम बोलेंगे ना, शर्मिला और प्रियंका दोनों बैठ के बात कर रहे थे रोड में, और बैठ के बात कर रहे थे तो कोई श्याम सुंदर नाम का आदमी है, वो आके पूछा से शर्मिला देवी किसका नाम है, तो हम बोले मेरा नाम है। तो उतने पर वो बोला से खुशबू कुमारी बोली है से शर्मिला ने और श्याम सुंदर और बगल वाली के साथ मिलके तीनों मिलके मेरा शादी काट देती है। तो उतने पर हम बोले से हम कहे शादी काटेंगे, हमको क्या दुश्मनी है शादी से, हम शादी काटेंगे, हम बात नहीं करते वो लोग से, नहीं जानते, हम अपना काम से अपना घर में मतलब रहते हैं, हम अपना काम से मतलब रखते हैं, तो हम क्यों शादी उसको काटेंगे, हम पूछेंगे करके। तो हम बोले से आज इतना आरोप लगाया, कल हो गया और कुछ आरोप लगा सकता है, उसी कारण हम उससे उसको पूछने गए। तो उसका माँ बैठी थी उसका बाहर में कुर्सी में, तो हम उससे पूछे से आपका बेटी कहाँ है खुशबू, तो बोली से क्या बात है, तो हम बोले से ऐसे से बोले हम पूछेंगे, तो मेरा बेटी नहीं आएगी, तुम क्या करेगी, जो करना है ऐसे जाओ करो। हम बोले वैसे बात थोड़ी है, ऐसे हमको बोली है तो हम पूछने आए हैं, बस हम इतने, क्योंकि आज आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, कल होकर और कुछ बोलेंगे। उसका बेटा विशाल पाठक निकला और गंदा गंदा गाली देने लगा, गंदा गंदा गाली दिया। हम बोले से रियासत से बात करिए, हम रियासत से बात करें, आप लोग से हम लड़ाई करने नहीं आए, ना आप लोग से मारपीट करने आए, हम पूछने आए हैं खाली। उतने पर गंदा गंदा गाली देने के और डंडा उठा लिया, उसका माँ भी विशाल ईटा उठाया, बड़ा सा ईटा उठाया और पत्थर ईटा चला के मेरा माथा पर साइड में मार दिया। उतने पर हम गिर गए, उसके बाद में उसका बेटी आके खुशबू कुमारी और चाकू से 4 लगन मार दिया मेरे को। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी तो हम अभी यहाँ पे आए हैं, एसपी ऑफिस आए हैं तो निवेदन करने के लिए। लोग हमको देखता है तो खेकार के थूक फेंकता है और बोलता है से अभी तो हाथे की ये पूरा फुल कर देंगे, नहीं केस उठाएगा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं वो अरेस्ट हो, और आज हमको हुआ तो कल किसी को नहीं होना चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24 बात खबरों की।